नमस्कार दोस्तों। द काबुल हैज़ फॉलन, बिल्कुल सही सुना आपने। तालिबान कब्जा चुका है अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल को। ऐसे तो पहले ही अधिकतर प्रोविंसेस में तालिबान ने सो कॉल्ड यूएस ट्रेंड अफ़गान आर्मी को बैकफुट पर ढकेल दिया था, किंतु अब तालिबान ऑफिशियली टेक ओवर कर चुका है प्रेसिडेंट हाउस को। यहाँ पर आप देखोगे तालिबान फाइटर्स कैप्चर कर चुके हैं प्रेसिडेंट हाउस को, और ऑन द सेम टेबल जिस पर एक दिन पहले तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट देश को संबोधित कर रहे थे, वहाँ पर फोटो शूट आउट करवा रहे हैं। अब अफगानिस्तान की सरकार गिर चुकी है और वहाँ के राष्ट्रपति लिटरली देश छोड़कर भाग चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पहले तो वो तजिकिस्तान गए, लेकिन वहाँ उन्हें लैंडिंग की परमिशंस नहीं मिली, फिर वे वहाँ से यूएई चले गए। यूएई ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रेसिडेंट गनी को एज शरणार्थी के रूप में इन्फी दी गई है और इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं निकाला जाना चाहिए। सभी देश एक तरफ अपने अपने सिटीजन्स को तेज़ी से पुल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और इवैक्यूएशंस प्रोग्राम जारी हैं, वहीं दूसरी ओर सभी देशों ने एक्सेप्ट रसिया, पाकिस्तान एंड चाइना अपने अपने एम्बेसी को इमीडिएट बेसिस पर इमरजेंसी के कारण खाली करने का इमीडिएट ऑर्डर दिया है। और यह एक फ़ोटो जो वायरल हो रही है ये यूएसए एम्बेसी की है, जो खाली होने के बाद उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए हैं बिफोर पुल आउट। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तालिबान सडनली ऑफेंसिव हो गया और विद इन अ वीक काबुल पर कब्जा कर लिया। तो ये मिस्टर जो बाइडेन की स्टेटमेंट है, लिटरली एक बहुत बड़ी हार है यूएसए के लिए, और इतनी बड़ी हार कि इसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और ये इतना बड़ा ब्लंडर है मिस्टर जो बाइडेन के लिए कि जिसे वर्ड्स मिडिल ईस्ट में जो यहाँ जो बाइडेन ने ये ब्लंडर किया है वह कई सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। तालिबान ने न सिर्फ काबुल को कैप्चर किया है, बट ऑल टुगेदर तालिबान ने अफ़गानिस्तान की पूरी सिक्योरिटी सिचुएशंस को ही चेंज कर दी है और सारी चीज़ें अनस्टेबल हो गई हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में यहाँ बहुत सारी जेल थी जहाँ पर अलकायदा के पुराने मेंबर्स, डेंजर टेररिस्ट आदि को अफ़गान गवर्नमेंट ने पकड़ रखा था। तालिबान ने इन सब को फ्री करने का फ़ैसला किया है, जिससे कि और भगदड़ मच चुकी है। इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए यूएस एंड अफ़गान सोल्जर्स ने अपना खून बहाया था, मिलकर खून बहाया था, और इसलिए अभी यूएस सोल्जर्स भी काफ़ी खफा हैं जो बाइडेन के डिसीजन से और उससे हुए इस परिणाम से। लिटरली 20 ईयर्स यूएस आर्मी ने खून बहाया और अफ़गानिस्तान में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और फिर अचानक से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पैनिक में आकर सब कुछ पुल आउट कर लिया। ये वाशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है, इसमें आप देख रहे हैं कि इनका मीडिया डिप्लोमेट्स खुद ही उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि अफ़गानिस्तान का जो कोलैप्स हुआ है विद इन फ्यू डेज़, इससे क्या हमारे जो एलाइज़ हैं क्या वे यूएसए पर रिलाई कर पाएंगे, विश्वास कर सकेंगे? कल को क्या वे ये सोचेंगे कि क्या हम यूएसए पर डिपेंड कर सकते हैं ऑन अदर फ्रंट्स? क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट कुछ ही हफ्तों पहले ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैं चाहता हूँ आप सभी जो बाइडेन की स्टेटमेंट को सुने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिड जुलाई की है, जिसमें यहाँ बाइडेन से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान की टेक ओवर इनएविटेबल है, यानी निश्चित है, इस पर आप खुद ही सुनिए जो बाइडेन ने क्या कहा। नो, ये अपनी खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं। बट यूएसए की यहाँ एम्बेरसमेंट इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्हें ही यह नहीं पता था कि 30 अगस्त तक जो उन्होंने डेडलाइन दी रखी है ताकि वे खाली करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे पूरे अफ़गानिस्तान को, उससे पहले ही तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने 2 से 3 महीने का डेडलाइन दिया था कि अफ़गानिस्तान फोर्सेस विल रेसिस्ट अप टू 2-3 मंथ्स फ्रॉम तालिबान, वो सब खोखला साबित हुआ है। तालिबान ने विद इन फ्यू वीक्स सब कुछ टेक ओवर कर लिया है और जो रेजिस्टेंस की उम्मीद थी वो भी नहीं दिखाई दी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूएस ने जानबूझकर अपने अपग्रेडेड हथियार तालिबान के लिए छोड़ दिए थे। दोस्तों, ये कम्प्लीटली ट्रू है नहीं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, यूएसए ट्रूप रातों रात बेसिस खाली कर अफ़गान आर्मी को हैंड ओवर करके चली गई, किंतु जैसे ही तालिबान मिलिट्री और मिलिशियाज वहाँ पहुँचे तो अफ़गान सेना लिटरली भाग खड़ी हुई, और फिर ये सारे मॉडर्न वेपन्स, एम्यूनिशंस, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आर्मर्ड व्हीकल तालिबान के हाथ लग गए।
और फिर इन आर्मर्ड व्हीकल्स और एम्यूनेशंस वेपन्स की सहायता से तालिबान तेजी से आगे बढ़ने लगा और फिर रैपिडली काबुल को कब्जा लिया। यदि हम इसके प्रभाव वहाँ के सिटीजन्स पर देखें तो वेरियस रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वहाँ लड़कियों को फोर्स किया जा रहा है ताकि वे तालिबान मिलिशिया से शादी करें, और वहीं यूथ को फोर्स किया जा रहा है लिटरली आर्मी में शामिल होकर तालिबान फाइटर्स की तरफ से लड़ने के लिए। उधर काबुल में कब्जे के साथ ही एक तरफ जहां काबुल एयरपोर्ट से रियली दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो फुटेज सामने आ रही हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कैसे लोग अफ़गानिस्तान छोड़कर जाने के लिए आमादा है। वे अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन वे तालिबान के साम्राज्य से दूर जाना चाहते हैं। वे उस खौफ को भुला नहीं पा रहे हैं जो 1990s के दशक में उन्होंने झेला है। हालांकि दूसरी ओर तालिबान ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो गर्ल्स एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देंगे और उस पर रोक नहीं लगाएंगे, और वे अफ़गानी सरजमी पर एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा नहीं देने देंगे। इस प्रकार तालिबान अपनी एक्सेप्टेंस के लिए अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। और दोस्तों, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया है, और दूसरी ओर उन्होंने अफ़गानिस्तान के इस झंडे को भी बदल दिया है और अपना झंडा फिर से लगा दिया है। इस पूरी स्टोरी में यदि आप जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे तो ये सीधे सीधे चाइना और रशिया के लिए फ़ायदे का सौदा होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना एंड रशिया ने भी अपने एम्बेसी को खाली नहीं किया है जो कि काबुल में है, और इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली दीज कंट्रीज़ आर इन फेवर ऑफ तालिबान, राइट। चाइना ने पहले ही तालिबान को एक्सेप्ट करने के काफ़ी संकेत दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ ऑब्वियसली चाइना अपने वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव दैट इज़ BRI प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, और उसे ह्यूमन राइट से कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट ही है कि बाकी वेस्टर्न कंट्री जहां एक तरफ फ़िलहाल तालिबान की नई गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करने की सहमति नहीं दिखाते दे रहे हैं, वहीं चाइना और रशिया इसे एक्सेप्ट करने के लिए लगभग तैयार दिख रहा है। पहले तो इतिहास में जाकर देखें तो USA ने तालिबान को सपोर्ट किया और उन्हें प्रॉस्पर करने के लिए काफ़ी मदद की, जो बाद में USA के लिए भारी पड़ा। और अब कहीं चाइना और पाकिस्तान जो कि फ़िलहाल इनडायरेक्टली बैक चैनल से सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, कहीं यह उन पर भारी ना पड़े और उन्हें भविष्य में पछताना ना पड़े, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तालिबान के लिए हिपोक्रेसी ही होगी कि जहां एक तरफ वे खुद को कट्टर मुस्लिम समर्थक बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना में उइगर मुस्लिम के साथ हो रहे अमानवीय यातनाओं को वो वाजिब ठहरा रहे हैं। ये दोस्तों हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। इंडिया के लिए भी यह बहुत बड़ी डायलेमा वाली सिचुएशंस है, जहां पर लास्ट फ्यू ईयर्स में सभी देश इंक्लूडिंग USA ने भी तालिबान से बातचीत स्टार्ट कर रखी है। वही इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत का कोई रास्ता अपनाया है। तो इंडियन गवर्नमेंट का अब स्टांस क्या होगा, ये दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में एक नई बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।